हाय गाइस, तो आज फिर हम कुछ एरोडोव के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहाँ पे रिलेटेड टू गॉस लॉ। गॉस लॉ जो हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था, और गॉस लॉ से रिलेटेड हमने कुछ डेरिवेशंस भी किए। तो आयरोडोव के जो गॉस लॉ के प्रॉब्लम है आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम आपके सामने 3.23। यहाँ पे देखिए, सवाल को आप पढ़ लीजिए अच्छे से और उसको एक अटेम्प्ट कर लो आप पहले, फिर आप इस सवाल को आगे प्रोसीड करना। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। 3.23 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन is uniformly charged lengthwise with a surface density sigma is equal to sigma naught cos phi। तो देखो, सिग्मा नॉट कॉस फाई है सरफेस डेंसिटी। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हम सिलेंडर ले लिए, इनफाइनाइट है। होपफुली आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो इस पे हम एक स्ट्रिप एज्यूम कर लेते हैं, एक स्ट्रिप जिसकी लंबाई क्या होगी, इनफाइनाइट। जिसकी लंबाई क्या होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर ही इनफाइनाइट डायमेंशन का है। तो इस जो स्ट्रिप है इसका एरिया क्या होगा। ठीक, तो एरिया कैसे लिखेंगे हम, अभी आपके सामने मैं लिखूँगा। अब देखो, ये ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ कि अब मैं सिलेंडर को इस व्यू से देखूँगा, एंड के थ्रू। ठीक है, तो एंड के थ्रू देखोगे तो कैसा लगेगा। देखो आपके सामने मैं व्यू बना रहा हूँ, आराम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है। इसके बाद सारे गॉस लॉ वाले सवाल जितने भी एरोडोम में है वो मैं आपके सामने अभी इस वीडियो लेक्चर में करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम एंड पॉइंट से देखते हैं, ठीक है, नॉट थ्रू द लैटरल सरफेस, तो जो स्ट्रिप का सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। थीटा एंगल पे हमने एक स्ट्रिप बना लिया है, थीटा एंगल पे हमने एक स्ट्रिप बना लिया है। आयरोडोव के क्वेश्चन की जो खासियत यही होती है कि आपको ना 3D इमेजिनेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी नहीं है तो आप अगर सॉल्व करोगे इन सवालों को तो आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ इमेजिनेशन बेसिकली। तो यहाँ पे आर डी थीटा है आपका। ठीक है, आर डी थीटा उस स्ट्रिप की लंबाई हो जाएगी, लाइक विड्थ हो जाएगी, विड्थ। और टोटल लंबाई मान लो एल मान लो। ठीक है, तो स्ट्रिप की एक्चुअल लंबाई क्या है, वो तो इनफाइनाइट है ना। तो स्ट्रिप देखो दिखा दिया मैंने ऊपर, जो कि थीटा एंगल पे डी थीटा एंगल पे स्प्रेडेड है। ठीक है, उसकी विड्थ कितनी है, आर डी थीटा। तो मुझे लैम्डा की ज़रूरत पड़ेगी, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो टोटल चार्ज इस पर क्या होगा, मान लो स्ट्रिप की एक लंबाई ले लेते हैं, वो कितनी है, एल। ठीक है, एक सेक्शन ऑफ स्ट्रिप ले लेते हैं, तो उस पर चार्ज कितना होगा, सिग्मा आर डी थीटा इंटू एल। ठीक है, सिग्मा आर डी थीटा इंटू एल। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। एल से डिवाइड कर दोगे तो सिग्मा आर डी थीटा आ जाएगा। ठीक है ना। देखो, आर डी थीटा इंटू एल एरिया ऑफ द स्ट्रिप है। एज्यूम इट लाइक अ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो आर डी थीटा ब्रेथ हो गया, एल लेंथ हो गया। तो इस तरीके से लैम्डा निकल के आ गया। लैम्डा क्यों निकाला हमने, एक्चुअली में ये स्ट्रिप कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का है। तो ये स्ट्रिप एक लाइन चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। कैसे बिहेव कर रहा है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, जिसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है। फॉर्मूला मैंने डिराइव करके रखा है अपने वीडियो लेक्चर में, तो आप प्लीज़ उसको रेफ़र करें। अगर आप भूल गए हो तो क्विक रिवीजन कर लें और वापस इस वीडियो पे आएँ, आपको अच्छी फील आएगी। तो क्या फार्मूला है इनफाइनाइट लाइन चार्ज का, 2k लैम्डा बाई आर। लैम्डा आप निकाल ही चुके हो, है ना, इसको यहाँ पे डाल दो। अब देखो, सिग्मा जो है, सिग्मा का एक्चुअल वैल्यू क्या है, सिग्मा नॉट कॉस थीटा। क्या है वैल्यू, सिग्मा नॉट कॉस थीटा। ठीक है,
तो सिग्मा के जगह पे आप सिग्मा नॉट कॉस थीटा डाल दो, कॉस थीटा में वेरिएशन दिया हुआ है ना, ठीक है। आप लैम्डा की जगह पे डाल दीजिए जो उसकी असली में वैल्यू है बाई आर। अच्छा आर क्या होगा, तो आर तो रेडियस ही होगा। कहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, एक्सिस पे, तो एक्सिस तो इस सर्कल का सेंटर ही है, तो कितना हो जाएगा आर। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा के कारण वेरिएशन कैसा आता है। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा है आयरोडोव के सॉल्यूशन में, उसमें मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, आपको याद आ रहा होगा ए डॉट आर करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, या सिग्मा ए डॉट आर, या आपका सिग्मा कॉस थीटा में रिंग पे डिस्ट्रीब्यूशन था एक आयरोडोव के प्रॉब्लम में। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आ रहा था, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो राइट हाफ पॉजिटिव हो गया उसके कारण। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो जो लेफ़्ट हाफ है वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ सिग्मा नॉट कॉस थीटा। अब देखो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, ये मैंने दिखा दिया। उस गोले में देखना, देखो ब्लू, देखो नीचे से जो एक चार्ज लिया उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चलेगी। अब देखो माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पे जाएगी, तो जो ब्लू वाला पॉजिटिव चार्ज है उसका काउंटर पार्ट एक सामने माइनस चार्ज है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे जाएगी ना। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि सारे का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा है। देखो नंबरिंग भी कर दिया मैंने। तो जो चार्ज फर्स्ट और सेकंड पे है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, और जो चार्ज थर्ड और फोर्थ पे है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है। और सारे चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन करेंगे, है ना। तो उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएगा, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा वहाँ पे, ऑब्वियसली वो कॉस थीटा होगा। अब कंपोनेंट लेना तो तुम्हें आता ही होगा अच्छे से, तो कॉस थीटा आने के कारण यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि हम कौन सा जोड़ रहे हैं, हर एक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जोड़ रहे हैं, जो कि इस फिगर में तुम्हें दिख रहा है कॉस थीटा है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, कॉस थीटा होने के कारण यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि पहले से कॉस थीटा था, सिग्मा नॉट कॉस थीटा एक पहले से था, ठीक है। तो अब हमारे पास रह गया काम बस इसको इंटीग्रेट करने का, ठीक है। तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। होपफुली आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, कॉस 2 थीटा के टर्म्स में कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन का ध्यान रखें, आपकी इंटीग्रेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए टू सॉल्व द आयरोडोव प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड क्रोटोव प्रॉब्लम्स। तो 0 से 2 पाई आप इंटीग्रेट करोगे, के सिग्मा नॉट कॉस 2 थीटा, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा करो, सॉल्व करो इसको। देखो के सिग्मा नॉट डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के सिग्मा नॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। के सिग्मा नॉट कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा बाई 2। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, ऑब्वियसली 0 से 2 पाई, है ना। 0 से 2 पाई में ही पूरा स्ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। तुम देखो स्ट्रिप का ध्यान देना, सारे स्ट्रिप को अगर जोड़ दो 0 से 2 पाई तो पूरा सिलेंडर कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। स्ट्रिप तो हमने थीटा एंगल पे लिया था, तुम थोड़ा फिगर को अपने दिमाग में लाओ। तो एक स्ट्रिप तो थीटा एंगल पे है, 0 से 2 पाई सारे स्ट्रिप को जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, वो पूरा सिलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारे हाथ में बस इंटीग्रेट करना रह गया, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है। लिमिट डाल दो, तो देखो के सिग्मा डी थीटा का इंटीग्रेशन के सिग्मा नॉट थीटा हो गया, 2 पाई डाल दिया, 0 वाला कंपोनेंट 0 हो गया,
कॉस 4 पाई हो जाएगा, कॉस 4 पाई साइन 4 पाई हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा, साइन 4 पाई 0 होता है, फिर 0 डालोगे वो भी 0 होता है, तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे। देखिए आपके सामने है, तो क्या बचेगा आपके सामने आंसर? के सिग्मा 2 पाई, के सिग्मा नॉट 2 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। और ये किस डायरेक्शन में है? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, या क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव आई कैप। ठीक है, तो के की वैल्यू भी डाल लो 1/4 पाई ई नॉट, 4 पाई 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 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 ई नॉट। तो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर। इस तरीके से हमने पहले जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, अगर कहीं पे समझ में ना आया होगा तो आप जो है वीडियो को पॉज करें, वहाँ पे फिगर को देखें आराम से। वैसे इतना टफ सवाल भी नहीं था ये, ऐसे इस टाइप के सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सिग्मा नॉट कॉस थीटा का वेरिएशन ऑलरेडी रिंग पे दिया हुआ था, आयरोडोव का सवाल है और उसका सॉल्यूशन मैंने वीडियो में कर रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हो हाथों हाथ। ठीक है, तो चलो अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम गॉस लॉ पे डेडिकेटेड सवाल करेंगे। ठीक है, तो सवाल पढ़ लीजिए, आपके सामने है, सवाल पढ़ लीजिए कैसे बनेगा। एक बार अपना मेथड ज़रूर होना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि इट्स अबाउट यू, हाउ यू थिंक एंड हाउ यू लाइक प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, अब एक बॉल है जिसमें चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, उसका जो वेरिएशन है वो दिया हुआ है रो नॉट 1 माइनस आर बाई आर, वेयर स्मॉल आर इज़ द डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। कहाँ से है वो? सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, 1 माइनस आर बाई आर। ठीक, assume the permittivities of the ball and the environment to be equal to unity। ये बोला है कि assume करिए कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसमें भी जो परमिटिविटी है वो ई नॉट ही है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऐसा इसने assume करने के लिए बोला है। जो हवा का है वही अंदर भी है। परमिटिविटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जानते हो तो आप कूलम्स लॉ का जो लेक्चर मैंने बनाया है आप उसको देख लो, तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं इसको। कैसे हम करेंगे इस सवाल को? फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस आर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉल। ठीक है, इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पूछी हुई है और आउटसाइड भी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है। तो पहले इनसाइड का सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, हम एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे, सिंपल सी बात है। आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि गॉसियन सरफेस लेके या विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिमेट्रिकल सिचुएशंस। ठीक है, इंटीग्रेशन से जो चीज़ें टफ हो जाती हैं वो गॉसियन रूल से दैट बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, तो हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, तो अगर हम सारा चार्ज विच इज़ लोकेटेड इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, अगर मैं वो सारा चार्ज निकाल लूँ और ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन ई नॉट कर दूँ, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली होगा क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। यूनिफॉर्म, हर एक जो शेल है, हर एक शेल जिससे पूरा स्फीयर बना हुआ मान सकते हो, उस शेल पे तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल ही होगी। ठीक है, ध्यान में रखिए इस बात को। अब मुझे चार्ज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना, तो एक शेल लेना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इन सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगर आप सिस्टमेटिकली मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक,
तो 4πr² dr हो जाएगा। एक हॉलो स्फीयर ले लिया मैंने, एलिमेंट ले लिया, तो 4πr² इंटू dr हो जाएगा उसका वॉल्यूम, 4πr² इंटू dr। अब इसमें कितना चार्ज सिचुएटेड होगा, तो क्या करना है, पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज आपको दिया ही हुआ है, सिग्मा का ये रो का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो आप सिंपली इसको रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4πr² इंटू dr। तो वॉल्यूम इंटू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, है ना। अब इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है आपको, तो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ पे निकालना है, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक पर्टिकुलर इनसाइड पॉइंट तक आप इंटीग्रेट कर दो, 0 से r तक, एंड हियर r इज़ लेस देन कैपिटल R। कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ओके, like now we will have to integrate it. So this is a simple integration in front of you. यहाँ पे आपके सामने इस ब्रैकेट को मैं खोलूँगा और इंटीग्रेट कर देंगे इसको। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, r² का r³/3 हो जाएगा और उधर r² आ जाएगा, r³ आ जाएगा, तो r⁴ 4/4 हो जाएगा, है ना। x⁴n+1/n+1, ठीक है, उस टाइप का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको करते चलिए। अच्छा होगा कि आप साथ में कॉपी पे करें, क्योंकि आपके लाइक आप जब करोगे तो कई सारे सवाल आएंगे मन में, तो उनको फिर क्लियर करोगे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, प्लस मेमोरी भी बन जाएगी। एक राइटिंग की मेमोरी होती है ना। कई बार आप देखते होगे कि बच्चे बोलते हैं कि लिखने से ज़्यादा याद होता है। एक्चुअली आप जब लिखते हो तो वो दिमाग में जो है ना न्यूरॉन्स उस तरीके से फॉर्मुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ की एक मेमोरी होती है, तो आप उसको यूटिलाइज़ करो। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो इंटीग्रेशन के बाद क्या आया, सिंपल सा इंटीग्रेशन था, 4ρ0 πr³/3, 4ρ0 πr⁴/4r, ठीक। तो टोटल चार्ज हमने निकाल लिया एक ऐसे स्फीयर के अंदर जो कि उस सॉलिड स्फीयर के अंदर है, ठीक है। तो अब हम गॉस लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल चार्ज की वैल्यू पता है। This is the total charge inside the Gaussian surface. This is the total charge inside the Gaussian surface. Okay. तो रिपीट करिए, गॉसियन लॉ क्या होता है, व्हाट इज़ गॉस लॉ, E.dA इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन E0। E.dA इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0। अब देखो मैंने लाइक स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में ही बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि हर एक शेल पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। हर एक सेल पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। और गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर, पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर। पिछला लेक्चर जो मैंने गॉसियन सरफेस से सारा डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप प्लीज़ उसको देखें। गॉसियन सरफेस की आपको फील आ जाएगी, और फील के साथ फिजिक्स को पढ़ना ही लाइक फ्रूटफुल होता है, ठीक है। तो देखो क्या लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड ऑन द गॉसियन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ पैरेलल टू द नॉर्मल, ठीक है। तो इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन आ जाएगा, सारा एरिया जुड़ जाएगा सारे क्लोज सरफेस पे, हमने इंटीग्रेट कर दिया है। तो सारे एरिया एलिमेंट जब जुड़ेंगे तो वो पूरा स्फीयर का एरिया आ जाएगा, तो 4πr², ठीक है। अब Q इनक्लोज, तो Q टोटल तो हमने निकाल ही लिया है, उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, अपॉन ε0 भी होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे लाइक डिनोमिनेटर में ε0 भी होगा, ठीक। Q विल बी डिवाइडेड बाई ε0। सारे चीज़ को मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे काट पीट दिया।
क्या फाइनल आंसर आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का? इनसाइड पॉइंट पे रो आर अपॉन 3 माइनस रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4r। डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट भी होगा, है ना, वो यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, बाद में मैं लगा दूंगा यहाँ पे। द होल राइट साइड विल बी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें से मैं रो नॉट बाई 3 कॉमन ले लिया हूँ, तो कॉमन लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा मैथमेटिकली, ये तो जनरल अलजेब्रा है। तो रो नॉट बाई 3 आर माइनस 3 रो नॉट आर स्क्वायर बाई 4r इनसाइड रो नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्योंकि Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, तो एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड होगा ना। द होल राइट साइड, द वैल्यू ऑफ E हियर दैट आई हैव रिटन हैज़ टू बी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो रो नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट अंडर ब्रैकेट r माइनस 3r स्क्वायर बाई 4r विल बी द आंसर। ओके, अब देखो E आउटसाइड निकालना है हमें, E इनसाइड तो निकाल लिया, E आउटसाइड क्या होगा, तो अब हम गॉसियन सरफेस बाहर बना लेंगे, सिंपल सी बात है, और टोटल चार्ज निकाल लेंगे। और टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, 0 से r तक, कैपिटल R तक। तो हम क्या करेंगे, जो Q का वैल्यू आया इन जनरल उसमें कैपिटल R पुट कर देंगे, है ना। Q का एक फंक्शन आ गया ना, तो Q के फंक्शन इन टर्म्स ऑफ R आ गया, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अब रेडियल डिस्टेंस उसमें डाल दो, जो भी रेडियल डिस्टेंस डालोगे उससे करस्पॉन्डिंग Q आ जाएगा, है ना। तो हमने सरफेस का R डाल दिया, कैपिटल R, तो सारा इनसाइड Q क्या है, सारा चार्ज जो उस रेडियल पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर है, तो कैपिटल R डाल दिया तो सारे अंदर वाले चार्ज आ जाएंगे। तो टोटल चार्ज विद इन दिस गॉसियन सरफेस, I'll put R here, कैपिटल R, तो कैपिटल R पुट कर दो यहाँ पे, तो 4 रो नॉट पाई R क्यूब बाई 3 माइनस 4 रो नॉट पाई R की पावर 4, कैपिटल R डालेंगे, सॉल्व कर लो, यहाँ पे 4 4 काट दो, R की पावर 4 बाई R था तो R कट जाएगा, एक R क्यूब बच जाएगा। तो Q की वैल्यू टोटल कितनी आ गई, रो नॉट पाई R क्यूब बाई 3। अगेन हम गॉस लॉ लगा देंगे, E डॉट डी इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन E नॉट। ठीक है, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट रहेगा और रेडियल रहेगा, तो कॉस थीटा E डी ए कॉस थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पे 0 है। यहाँ पे देखो दिखा भी दिया मैंने तुम्हारे लिए, एवरीथिंग इज़ बीइंग स्टेटेड क्लियरली, कोई डाउट नहीं है। तो सारे एरिया एलिमेंट को अगर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट होगा, ध्यान देना, देखो Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो जो भी तुम Q डालोगे, जो हमने टोटल चार्ज निकाला, दैट वुड बी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, डिवाइड दिस आंसर बाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट विल बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रो नॉट पाई R क्यूब बाई 12 पाई R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर इंटू E नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, द रेडियल डिस्टेंस। तो एज यू गो वेरी फार, जितनी दूर चले जाओगे, बहुत दूर चले जाओगे, तो क्या होगा, R इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्लोज टू 0। आप स्फीयर के बहुत दूर चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो देखो सरफेस से बाहर तो ये घट ही रहा है, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू इनसाइड पॉइंट पे ही कहीं आया होगा। तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन तो है ही इन टर्म्स ऑफ रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस में आपका फंक्शन तो है ही, तो आपको मैक्सिमम मिनिमा तो आता ही है। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन द स्लोप हैज़ टू बी 0 एंड डबल डिफरेंशिएशन हैज़ टू बी नेगेटिव। What we'll do here,
we'll write the function of e and then we'll differentiate it. हम क्या कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो तो रो नॉट बाई 3 बच जाएगा और माइनस रो नॉट आर बाई 2r बच जाएगा, रो नॉट स्मॉल r बाई 2r, ठीक है। इसको ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे क्योंकि स्लोप हैज़ टू बी ज़ीरो, स्लोप वहाँ पे क्या होना है, ज़ीरो होना है मैक्सिमम पॉइंट पे। तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2r बाई 3 वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करिए, कॉपी और कलम लेके बैठो और साथ में सॉल्व करते चलो, मज़े में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझ में भी अच्छे से आएगा, ठीक है। तो r की वैल्यू 2r बाई 3 आ गई, मतलब मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है, 2r बाई 3 पे, सेंटर से 2r बाई 3 डिस्टेंस पे मैक्सिमा आ रहा है। और देखो ये r से छोटी वैल्यू है, 0.66 है ना, 0.66 r स्मॉलर देन r। तो क्या बोला था मैंने, स्फीयर के अंदर ही मैक्सिमा वैल्यू आएगा। एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ई मैक्स अकर्स, ठीक है। अब देखो डबल डिफरेंशिएशन इसका नेगेटिव भी है, तुम उसको डिफरेंशिएट करके देखना। पहला जो टर्म है रो नॉट बाई 3 वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा, कांस्टेंट है। दूसरा टर्म के साथ माइनस था तो डबल डिफरेंशिएशन में माइनस बच जाएगा, तो नेगेटिव ही आ रहा है, तो मैक्सिमा ही है, ठीक है। तो ई मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू क्या है, तो जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम है वो तो निकल के आ ही गया आपके सामने, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फंक्शन आया है आपके सामने उसमें पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, देखो 2r बाई 3 इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन में पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट जो छोड़ा था मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, है कि नहीं। एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड होता वहाँ पे, तो सही कर दिया इसको। यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, डी बाई डी आर एप्सिलॉन नॉट। फिर आर की वैल्यू आ जाएगी 2r बाई 3, यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, आर के जगह पे 2r बाई 3 पुट कर दो, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, तुम्हारे सामने आंसर आ गया 2 रो नॉट r बाई 9 ई नॉट, और इधर क्या आ जाएगा रो नॉट r बाई 9 ई नॉट। तो एक ट्वाइस है, एक सिंगल पीस है, घटा दो तो रो r अपॉन 9 ई नॉट, रो r अपॉन 9 ई नॉट इज़ द आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल body with the given charge distribution, and this maximum value occurs at 2r by 3. This maximum value occurs at 2r by 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। और आप इसको दोबारा कर लें अपने नोटबुक में विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, आपको अच्छा फील होगा कि आपने एक अच्छी किताब का क्वेश्चन सॉल्व किया है और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यूरोडोव के हमने 2 सवाल सॉल्व कर लिए और अब हम पढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ये भी दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू गॉसियन लॉ एंड गॉसियन सरफेसेस। तो आप इस सवाल को अच्छे से पढ़ लें, वीडियो को पॉज करें, सॉल्यूशन सोचें एंड देन प्रोसीड। देखो गॉस लॉ का सवाल कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, अगर आप दिमाग खोल के चलोगे और अच्छे से रीजनिंग करोगे। सारे क्वेश्चंस जो एक पर्टिकुलर लाइक एस्पेक्ट से निकलते हैं, अगर उन सारे क्वेश्चंस का आप आंसर देने की कोशिश करोगे तो आपको कोई क्वेश्चन फिर टफ नहीं लगेगा। गॉस लॉ के भी कई एस्पेक्ट हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, कहाँ पे लगता है कहाँ पे नहीं लगता है,
सिमेट्री के समय पे क्या सिचुएशन होता है, सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में भी और पिछले वीडियो में भी। ठीक है, तो सिस्टमेटिकली फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेंस और एडवांस का क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जो है ना एक बॉल है जिस पे क्यू चार्ज है और उसके चारों तरफ एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ वॉल्यूम डेंसिटी में है ना, वॉल्यूम में है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो उसकी वैल्यू क्या है, रो इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई आर। तो दिस इज स्टेटेड इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपके। अब कैसे करोगे, तो देखो एक ही तो फार्मूला होता है गॉस लॉ में, ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन ई नॉट। तुम्हें क्यू इनक्लोज निकालना है एक। अब इसमें नया सिचुएशन क्या है, एप्लीकेशन है गॉस लॉ का। एक ऑलरेडी एक स्फीयर है जिस पे क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू, और उसके चारों तरफ एक डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का जो कि वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन है। किस में डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो होप यू आर गेटिंग इट। यहाँ पे आप एक एलिमेंट ले लीजिए, अगेन वी आर प्रोसीडिंग द सेम मैनर एज वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप 4πr² dr ले लो और उसका वॉल्यूम आ जाएगा लाइक ये कैसा एलिमेंट है, एक स्फेरिकल एलिमेंट है जिसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4πr² इंटू dr। ठीक है, स्फीयर के बाहर ले लिए क्योंकि स्फीयर पे चार्ज तो हमें पता ही है वो टोटल कितना है, क्यू है, वो उसके सरफेस पे रखा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, 4πr² इंटू dr वॉल्यूम है, वॉल्यूम डेंसिटी, चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, चार्ज ऑन दैट एलिमेंट आ जाएगा, स्फेरिकल एलिमेंट विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ थिकनेस dr। इंटीग्रेट मार दो कहाँ से कहाँ तक। अब देखो चार्ज का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक, ये जो रो इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई आर है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो स्फीयर के सरफेस से स्टार्ट हुआ है और इन्फिनिटी तक गया है। तो अब ज़ीरो से आर नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट मार दो इसको, 4πα dr आ गया, इंटीग्रेट क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 4πα r²/2, लिमिट डाल दीजिए, आपके सामने क्यू आ गया। अब ये क्यू तो डिस्ट्रीब्यूशन के कारण है, बट देर इज़ ऑलरेडी अ क्यू ऑन द स्फीयर, एक स्फीयर पे ऑलरेडी क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू, तो उसको भी इसमें इंक्लूड करना होगा क्योंकि ये भी तो इंक्लूडेड चार्ज है ना, है कि नहीं। तो इसको मैं बाद में जोड़ दूंगा यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जहाँ पे भी इस तरीके से एक शेल पे जिसकी dr थिकनेस है, अगर उस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल ही होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा, शेल थ्योरम, याद आ रहा है, शेल थ्योरम। ठीक है, 11th क्लास में। तो अच्छा मौका है आप शेल थ्योरम को भी रिवाइज कर लीजिए ग्रेविटेशनल चैप्टर का। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है ना ग्रेविटेशनल चैप्टर से काफ़ी रिलेटेड है, ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों फोर्सेस जो हैं कंजर्वेटिव नेचर के हैं। ठीक है, और उनका फॉर्म भी सेम ही है कि Q/r² Gmm/r²। ठीक है, तो इस तरीके से देखो टोटल चार्ज इनक्लोज कितना होगा, E डॉट डी ए क्यू इनक्लोज अपॉन ई नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे प्लस क्यू एक और ऐड होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि अंदर वाले स्फीयर पे ऑलरेडी कैपिटल क्यू है, तो वो भी तो इनक्लोज्ड चार्ज ही है ना। तो देखो मैं प्लस क्यू ऐड कर दूंगा यहाँ पे, प्लस क्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फोर पाई r² से इसको डिवाइड कर दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि टोटल इनक्लोज चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू है, तो ऐड कर दिया। टोटल इनक्लोज चार्ज में यहाँ पे जो फाइनल इंटीग्रल आया था
क्यू इनक्लोज टोटल प्लस क्यू ऐड कर दिया, तो ये जो क्यू आएगा ये क्या हो जाएगा, टोटल इनक्लोज चार्ज हो जाएगा। तो इसको भी 4πr² से डिवाइड करोगे और एप्सिलॉन नॉट और आएगा यहाँ पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 4πr² आएगा। ये क्यू टोटल है, क्यू टोटल जो इंटीग्रेशन के कारण आया प्लस जो चार्ज ऑलरेडी स्फीयर पे था विच वॉज कैपिटल क्यू। तो क्यू टोटल में दोनों का समेशन आया 2 पाई अल्फ़ा ब्रैकेट में r² माइनस r² प्लस क्यू। ठीक है, अब देखो गॉस लॉ लगाया, 4πr² से डिवाइड हो गया राइट साइड, एप्सिलॉन नॉट से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे क्यू बाई 4πr² एप्सिलॉन नॉट होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे बाद में मैं सुधार दूंगा अभी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, अल्फ़ा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस अल्फ़ा r² बाई 2r² एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई 4πr²। तो ये r ग्रेटर दैन r पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, r ग्रेटर दैन रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब सवाल में उसने ये बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्मॉल r विच इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर उसके इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। तो जितने भी टर्म r को कंटेनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो सारे टर्म क्या हो जाने चाहिए, ज़ीरो, है कि नहीं, लॉजिकली। तो उन सब को उठा के ज़ीरो कर दो। देखो मैंने सुधार दिया यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, जहाँ जहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाया था मैंने उसको मैंने क्या कर दिया, सुधार दिया उसको। तो देखो जितने भी स्मॉल r कंटेनिंग टर्म थे उसको एक ज़ीरो के बराबर कर दिया और यहाँ से जो वैल्यू आ गई q की सारा कैंसिलेशन करने के बाद वो आ गई 2 पाई अल्फ़ा r²। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्फीयर पे 2 पाई अल्फ़ा r² चार्ज रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग इन द विसिनिटी क्या होगा, वो कांस्टेंट आएगा और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो जो टर्म ज़ीरो हो गए उनको छोड़ के जो टर्म बचा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो वो कितनी है, अल्फ़ा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में r वाले सारे टर्म स्मॉल r वाले सारे टर्म ज़ीरो हो गए तो बचा क्या, सिर्फ अल्फ़ा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इन द रेडियल डायरेक्शन वो क्या होगा, अल्फ़ा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसी के साथ हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है। तो देखो गॉस लॉ का कितना अच्छा एप्लीकेशन। तो गॉस लॉ हमने सीख लिया। अब ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं एप्लीकेशन पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो अगर आप इन प्रॉब्लम्स को कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि मेंस और एडवांस में कुछ अलग तरीके का प्रॉब्लम आएगा आपके सामने। कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, इन्हीं के वेरिएंट होंगे, ठीक है। तो बेसिक प्रॉब्लम कर लेना चाहिए और उसके बाद टेंशन फ्री हो जाओ। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे सब घुमा फिरा के एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। तो अगर आप इन सब प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर रहे हो तो बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आइए तो फिर अब दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसमें क्या है, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लें इसको अच्छे से। अब गॉस लॉ का ही एप्लीकेशन है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है उसका फंक्शन कुछ अलग तरीके का दिया हुआ है। रो इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर माइनस आर क्यूब AR³ ई की पावर माइनस AR³। तो रो का फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो क्या लेंगे, कैसा एलिमेंट लेंगे, एक सिमेट्रिकल एलिमेंट लेंगे। सिमेट्रिकल एलिमेंट लेंगे शेल के शेप का, ठीक है। उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 पाई r² इंटू
डी आर कितना हो जाएगा वॉल्यूम 4πr² इंटू डी आर। उसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे चार्ज मिल जाएगा उस पर्टिकुलर शेल पे। तो चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो दी हुई है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दूँ तो क्या बोला है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ आर। तो एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट डिस्टेंस आर पे मैं क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ। अब देखो ये जो इंटीग्रल बना है ये थोड़ा अजीब टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लूँगा और अल्फ़ा आर क्यूब को z पुट कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं अल्फ़ा आर क्यूब को z पुट करता हूँ, देखो चीज़ें आसान हो जाती हैं। dz अपॉन डी आर करता हूँ तो 3α_r² आ जाता है, ठीक है। dz अपॉन डी आर करूँगा तो लेफ़्ट साइड भी r के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो 3α_r², ठीक है। तो देखो r² dr की वैल्यू निकल के आ गई, r² dr की वैल्यू निकल के आ गई। तो इसको ओरिजिनल इंटीग्रल में हम प्लेस कर देते हैं। तो ρ0 इंटू ई की पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब को क्या मान लिए थे तुम, z मान लिए थे, तो z डाल दो। 4πr² dr की वैल्यू क्या आ गई, dz अपॉन 3α, ठीक है। अब देखो ये इंटीग्रेशन कितना आसान सा बन गया है आपके सामने। e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन तो आप माहिर हो। e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स है ना, और एक माइनस बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। तो आप इसको इंटीग्रेट कर लो, साथ में आप करते चलो नोटबुक पे, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से r तक लिमिट डाल देंगे। फाइनल जो आंसर देखो आएगा, अब देखो 0 to r जो है रेडियल डिस्टेंस का लिमिट है, लेकिन अब तो हमने z को चेंज कर दिया है ना, z के टर्म्स में तो ये लिमिट नहीं है। तो z जो माना था उसको वापस इसमें पुट कर देते हैं। क्या माना था, अल्फ़ा आर क्यूब मान लिया था, अल्फ़ा आर क्यूब मान लिया था ना, तो e की पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब पुट कर दिया। अब हम r की लिमिट डाल सकते हैं, है ना। एक काम और कर सकते थे कि लिमिट को z के टर्म्स में निकाल लेते, फिर z में वैल्यू डाल देते, तो दोनों सही होता। अब लिमिट डाल दो, लिमिट डालने तो आता ही होगा। तो 4πρ0/3α लिमिट डालोगे, 4πρ0/3α, ठीक है, इंटू ई की पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब। तो ये फाइनल आपका इंटीग्रेट होके आ गया है वैल्यू। इसमें 4πρ0/3α को कॉमन ले लो, ठीक है, तो थोड़ा आंसर स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाएगा। 4πρ0/3α 1 माइनस ई की पावर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा आर क्यूब। तो ये हमने टोटल चार्ज निकाल लिया है एक ऐसे गॉसियन सरफेस के अंदर जिसका रेडियस r है, ठीक है। और गॉसियन सरफेस हमने कैसा लिया, स्फेरिकली सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। और चार्ज को हमने किसके मदद से निकाला, छोटे छोटे शेल के मदद से निकाला। हर एक शेल पे जितना चार्ज होगा उन सबको जोड़ दिया, है ना। एक शेल पे जो चार्ज है वो कांस्टेंट मान लिया, है ना, इन स्मॉल वेरिएशन ऑफ आर में। अब देखो गॉसियन सरफेस दिखा भी दिया। अब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, हर एक शेल पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियल ही होगा, है ना। हर एक शेल पे जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तुम देखो जैसे ये शेल जो रेड कलर का लिया है मैंने, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या है, ρ0 इंटू ई की पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब। तो पूरे शेल पे ये कांस्टेंट है ना। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन द रेडियल डायरेक्शन होगी, और गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो आराम से हम E.dA = Q इनक्लोज लगा सकते हैं। E
जो है सिंस वो कांस्टेंट वैल्यू है पूरे सरफेस पे तो कॉमन आ जाएगा। टोटल एरिया एलिमेंट जुड़ेगा तो 4πr² आ जाएगा। सेम काम मैं पिछले 3 सवालों से करते आ रहा हूँ, ठीक है। 4πr² से डिवाइड कर देंगे राइट साइड में, एप्सिलॉन नॉट एक अलग से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट अ जनरल डिस्टेंस आर, रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर निकल के आ गई है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। अब सवाल में कुछ बाउंड्री कंडीशंस दिया हुआ है। बोला है कि आर को अगर इनफाइनाइट कर दें, बहुत दूर चले जाएं, तो क्या वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। आर को अगर सेंटर के बहुत पास आ जाएं, है ना, बहुत ज़ीरो कर दें, नेग्लिजिबल कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वेरिएशन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर को इनफाइनाइट कर देते हैं, वेरी वेरी लार्ज। तो देखो जैसे ही तुम आर को बहुत बड़ा करोगे, e⁻−α r³ ज़ीरो हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि e⁻−α r³ को 1/e⁻α r³ लिख सकते हो। डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा तो टोटल टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ρ0/3α एप्सिलॉन नॉट r², ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी व्हेन r इज़ वेरी वेरी लार्ज, व्हेन यू गो वेरी फार अवे फ्रॉम दिस सिस्टम, है ना, फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ रहा है। अब देखो ये क्यों हुआ, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया और आपके सामने लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे। अब दूसरा केस है जो क्वेश्चन में ही पूछ रखा है कि आर को बहुत छोटा कर दे, मतलब कि सेंटर के पास चले जाएं, सेंटर के पास चले जाएं, ओरिजिन पे चले जाएं, लाइक ऑलमोस्ट नियर द ओरिजिन। तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखो e⁻−α r³ जब r बहुत छोटा हो जाएगा तो e⁻x के लाइक जो एक्सपेंशन होता है उसके हिसाब से वो चेंज होगा। तो e⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1-x/1 फैक्टोरियल, 1-x/1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे x क्या है, α r³ है, तो 1-x लिख दिया e⁻−α r³ को, ब्रैकेट खोल दिया, 1 से कैंसिल हो गया, α r³ बच गया। तो ρ0 r/3α, अल्फ़ा भी कैंसिल हो गया, तो ρr/3 तो ये देखो ये वेरिएशन जब आप सेंटर के बिल्कुल करीब चले जाते हो, जब ओरिजिन पे चले जाते हो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जो वेरिएशन है वो एक ऐसे सॉलिड स्फीयर को करस्पॉन्ड कर रहा है जिसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम में, और वो वैल्यू कितनी है, ρ0। ρr/3 ये फार्मूला आपको याद आ रहा होगा अगर आप अच्छे से मेरे वीडियोस को फॉलो किए हो तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्सपेंशन भी लिख दिया मैंने। तो इस तरीके से हमारा आंसर इस सवाल का भी आ चुका है। तो ये सवाल भी हो गया है सॉल्व, ठीक है। तो इसमें देखो याद करने का क्या क्या है, गॉसियन सरफेस कैसे लगाना है, गॉसियन सरफेस कैसे लेना है, टोटल इनक्लोज चार्ज कैसे निकालना है, फिर e⁻−x का एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक है। r बहुत बड़ा हो जाएगा, इनफाइनाइट कर देंगे तो लाइक फंक्शन में क्या चेंज आएगा, तो ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। और लाइक r बहुत छोटा कर देंगे तो जो फार्मूला बन के आएगा वो किसको सिग्निफाई करेगा, ठीक है। तो एक ऐसे सॉलिड स्फीयर को सिग्निफाई कर रहा था जिसमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है रो, तो उसका फार्मूला क्या होता था, ρr/3, तो बिल्कुल उसी के जैसा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करवाता है। एडवांस का प्रॉब्लम ना आपको बहुत सारे सिचुएशन से रिलेट करवाता है, ठीक है। तो इसीलिए यूरोडोव को सॉल्व करना एक इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एंड एडवांस, ठीक। तो अब चलिए हमें लास्ट सवाल लेते हैं, आज के सेशन का लास्ट सवाल। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये गॉस लॉ पे बेस्ड नहीं है बट ये कैविटी पे बेस्ड है। इससे कैविटी के लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर मैंने बना रखा है, आप उसको जाके देखें, ठीक है। आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, फिर आप इसको सॉल्व करें, आपको फील आएगा, ठीक है।
मैंने जो उस डेडिकेटेड लेक्चर में कैविटी यूज़ किया था वो स्फेरिकल कैविटी थी, स्फेरिकल कैविटी थी, ठीक है। यहाँ पे सिलिंड्रिकल कैविटी है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। देखो सेम कॉन्सेप्ट को एक अलग जगह अप्लाई करने के लिए ये बोल रहा है, ठीक है। तो अब सिलिंड्रिकल कैविटी हो तो कैसे निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस कैविटी में? तो तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। आपके सामने मैं सॉल्व करूँगा इस सवाल को, तो अब देखिए इसको, ठीक है। गॉस लॉ से तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अगर आपने पिछला वीडियो गॉस लॉ का बहुत ध्यान से देखा है तो आपको इस सवाल का जवाब पता है कि ये सिमेट्रिकल सिचुएशन नहीं है, और गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड तभी निकाल सकते हैं जब वो सिचुएशन सिमेट्रिकल हो। अभी तक जितने सवाल किए इस सेशन में, उसमें सारे में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिमेट्रिकल था। गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, और लाइक नॉर्मल एरिया वेक्टर का जो नॉर्मल है उसके पैरेलल था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से नहीं निकाल सकते हैं। गॉस लॉ एप्लीकेबल रहेगा लेकिन निकाल नहीं सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे फिर? अब आपको तो पता ही है, आपको पता ही है कि लाइक एक सिलिंड्रिकल वायर में इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है वो कैसे होता है, ρr/2ε0। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है, तो आप लेक्चर को सिस्टमेटिकली फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मेंस एंड एडवांस, ठीक है। आपको बस मेरे लेक्चर्स को सिस्टमेटिकली फॉलो करना है, ठीक। तो ρr/2e0 आ गया इनसाइड अ सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है। तो अब देखो कैविटी कैसे बना सकते हैं। पूरा वायर जो है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। कैविटी पे जहाँ पे कैविटी बनानी है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डाल दो, तो नेट पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैसा काम करेगा? कैविटी का ही काम करेगा। कैसा काम करेगा? कैविटी का ही काम करेगा। तो हम मान सकते हैं कि कैविटी कौन सा चार्ज से बना हुआ है? माइनस चार्ज से बना हुआ है। तो उस पर चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी क्या है? चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी उस पर है माइनस रो। क्या है? माइनस रो, ठीक है। तो अब देखो सिलेंडर को जो है ना, मैं टॉप से देखूँगा, टॉप से देखूँगा। तो टॉप से कैसा दिखेगा? दो गोला दिखाई देगा मुझे, ठीक है। दो गोला दिखाई देगा, और एक कैविटी का गोला होगा और एक पूरे वायर का गोला होगा। एक कैविटी का गोला होगा और एक पूरे वायर का गोला होगा। कैविटी के सेंटर और पूरे वायर के सेंटर के बीच में डिस्टेंस जो है ए है, कितनी है? ए। वो सवाल में दे रखा है, आप सवाल को ध्यान से पढ़िए। सवाल में दे रखा है कैविटी के सेंटर से पूरे वायर के सेंटर की दूरी, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें याद हो कैविटी में हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते थे? हम वेक्टर नोटेशन डिफ़ाइन करते थे पहले। तो एक R3 वेक्टर डिफ़ाइन कर दिया फ्रॉम वायर सेंटर टू कैविटी सेंटर, और वायर सेंटर को ओरिजिन मान लिया, ठीक है। तो R3 वेक्टर डिफ़ाइन कर दिया। रेड कलर वो पॉइंट, रेड कलर से एक पॉइंट बनाया हुआ मैं कैविटी के अंदर, उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एनालाइज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वायर के सेंटर से उस पॉइंट तक, फिगर में आपको दिख रहा होगा रेड कलर से एक पॉइंट कैविटी में, तो उस पॉइंट तक एक R1 वेक्टर है। R2 वेक्टर कैसे डिफाइन किया मैंने? R1 माइनस R3। कैसे डिफाइन किया? R1 माइनस R3। तो R2 प्लस R3 क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। पूरे वायर को मैं प्लस चार्ज से बना हुआ मान रहा हूँ, तो कैविटी किस चार्ज से बना हुआ होगा? माइनस चार्ज से। तो अब प्रॉब्लम हो गया है ये सॉल्व्ड, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो गया है? ये सॉल्व्ड, ठीक है। तो पूरे वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो ए पॉइंट पे। देखो उस रेड डॉट पे जो कैविटी के अंदर लिया था मैंने, उसको मैंने ए नामाकरण कर दिया, ठीक है। तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सुपरपोजिशन होगा पूरे वायर के कारण और कैविटी के कारण, पूरे वायर के कारण और कैविटी के कारण, ठीक है। तो कैविटी जो है वो तो माइनस का बना हुआ है, ऑलराइट।
तो यहाँ पे देखो लिख दिया मैंने, ई सिलेंडर प्लस ई कैविटी। कैविटी इज मेड अप ऑफ माइनस चार्ज, वी हैव अज्यूम्ड इट। ठीक है, तो आप लिख लो यहाँ पे, सिलेंडर के कारण ए पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रो आर अपॉन 2E0 के हिसाब से लिख लेंगे। देखो स्फेरिकल कैविटी, स्फीयर में, एक सॉलिड स्फीयर में इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, रो आर अपॉन 3E0, वेयर आर वाज रेडियल डिस्टेंस। एक सिलेंड्रिकल लाइक वायर में इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रो आर अपॉन 2E0। तो देखो फॉर्मूले आप याद रखें, फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, सिलेंडर में कैसे इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और सॉलिड स्फीयर में कैसे लाइक इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप याद रखें। तो देखो मैंने सुपर पोजिशन लिख लिया। अब एक माइनस आया है, रो आर 2 अपॉन 2E0, रो आर 2 अपॉन 2E0 जो है वो माइनस आया। क्यों? क्योंकि वो तो माइनस चार्ज से बना हुआ, कैविटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट ए, कैविटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट ए। और रो आर 1/2E0 क्या है, वो पूरे वायर के कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, रो अपॉन 2E0 कॉमन ले लिया, R1 माइनस R2 वेक्टर आ गया। तो R1 माइनस R2 वेक्टर क्या है, देखो ऊपर जो वेक्टर नोटेशन डिफाइन किया था मैंने, तो R1 माइनस R2 वेक्टर तो R3 वेक्टर आ गया, है कि नहीं, वो R3 वेक्टर आ गया। देखो यहाँ पे, और R3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, A है ना, वो तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द कैविटी टू द एक्सियल लाइन ऑफ द सिलेंडर। तो R3 वेक्टर को क्या लिख दिया मैंने, A लिख दिया। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड। देखो रो अपॉन 2E0 कॉमन ले लिया था, R1 माइनस R2 वेक्टर, जो वेक्टर नोटेशन किया उसके हिसाब से आ गया, R3 वेक्टर आ गया। ठीक है, तो R3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, R3 वेक्टर इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द कैविटी टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। और वो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है A, तो रो ए अपॉन 2E0। तो मैग्नीट्यूड आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड में है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इनसाइड द कैविटी, और उसकी डायरेक्शन क्या है, पैरेलल टू R3 वेक्टर, मतलब कि फ्रॉम सेंटर ऑफ द सिलेंडर टू द सेंटर ऑफ द कैविटी, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर टू द सेंटर ऑफ द कैविटी। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ भी प्रूफ हो गया कि एक कैविटी में, सिलेंड्रिकल कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, और दैट इज़ डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द कैविटी टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है। और तो पूरा वीडियो को आप अच्छे से देखें, कहीं भी समझ में ना आए तो आप वीडियो पॉज करके अच्छे से समझें। आंसर को और हम पर्सपेक्टिव में ले लेते हैं। सिलेंड्रिकल वायर बना दिया, उसमें कैविटी बना दी, दोनों के सेंटर्स के बीच में ए डिस्टेंस ले लिया, एक्सिस और कैविटी के सेंटर के बीच में ए डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी। देखिए पूरा वायर तो पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और लेफ़्ट की तरफ जाएगा, तो डायरेक्शन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो कॉमन सेंस है। और वैल्यू क्या होगी, रो ए अपॉन 2E0, रो ए अपॉन 2E0।